नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2025 में होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, हम आपको 100% यह भरोसा दिलाते हैं कि हम अभी से परीक्षा तक जितने प्रश्नों की चर्चा करेंगे, वहाँ से ही आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हों, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस बार के बिहार बोर्ड के इंटर के परीक्षार्थी हैं। साथ तो आज का हमारा प्रश्न है, जैसे कि कल के हम प्रश्न में हमारा अंतिम प्रश्न था कि क्यों किसी तरल में अउडनशील ठोस खुले डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है। और अगर आप ये वाला प्रश्न या और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उन सभी प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं। लगभग 25 प्रश्नों की केमिस्ट्री में चर्चा हो चुकी है। तो पेप्टिकरण पद को परिभाषित करें, आज का पहला प्रश्न है। तो बिल्कुल शानदार, सटीक और छोटा-छोटा उत्तर लिखेंगे ताकि आपको अवश्य तुरंत एक बार पढ़ें तो आपको याद हो जाए। पेप्टिकरण क्या होता है? ठीक है? उत्तर लिखिए कि किसी ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पेप्टिकरण। किसी ताजे बने अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पेप्टिकरण हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है? मोल प्रभाज की व्याख्या करें। यह प्रश्न तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में भी देखने को मिला है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलेय को हम लोग स्मॉल एन से सूचित करते हैं, इसका मोल प्रभाज स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और विलायक का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। और आपका अगला प्रश्न है, जो कि यह तो प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो इलेक्ट्रोड को लिख करके सबसे पहले डैश देंगे। जब कोई धातु उसी धातु के आयन वाले घोल के संपर्क में रखा जाता है, जब कोई धातु उसी धातु के आयन वाले घोल के संपर्क में रखा जाता है तो उसे अर्धशेल या इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक, आप लोग इलेक्ट्रोड विभव को भी लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रकृति में सल्फर कैसे प्राप्त होता है? प्रकृति में सल्फर कैसे प्राप्त होता है? उत्तर लिखेंगे, प्रकृति में सल्फर मुक्त तथा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में यह ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है और संयुक्ता अवस्था में सल्फर सल्फाइड और सल्फेट के रूप में पाया जाता है। जो प्रकृति में सल्फर होते हैं वो दोनों अवस्था में, एक मुक्त अवस्था एक संयुक्त अवस्था में। जब मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे तो ज्वालामुखी जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहाँ पर पाए जाएंगे। अगर संयुक्त अवस्था में तो सल्फर सल्फाइड और सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ZnS हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आदर्श एवं अनादर्श घोल क्या है? साथियों, आप सभी राउल्ट के नियम को अवश्य पढ़े होंगे, राउल्ट का नियम। और यह भी प्रश्न आपकी राउल्ट का नियम क्या है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है।
आदर्श एवं अनादर्श घोल क्या है? तो देखिए, या तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, आदर्श घोल लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे कि वह घोल जो सभी सांद्रता एवं तापमान पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श घोल कहते हैं। वह घोल जो सभी सांद्रता एवं तापमान पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श घोल कहते हैं। और ठीक उसके विपरीत लिखेंगे, अनादर्श घोल लिख करके डैश देंगे आप लोग, और अनादर्श घोल लिख करके आप लोग डैश देंगे और लिखेंगे कि वह घोल जो सभी सांद्रता एवं तापमान पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श घोल कहते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन करे आदर्श घोल, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे उसे अनादर्श घोल कहते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आज के जितने भी 5 प्रश्न थे आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी प्रश्नों को याद कर लिए होंगे। अगर आपको ये सारे प्रश्न अगर याद हो गए हों, ठीक है, अगर किसी कारण से आपको नहीं प्रश्न याद हो पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देख लें, या इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख करके अवश्य याद कर लें। साथ ही और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ, अपने जो सहपाठी हैं, दोस्त के साथ अवश्य साझा करें। इससे हमारी मदद हो पाएगी और उनको मदद भी हो पाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।